लगातार चलिए इस वक्त हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेते बंशीधर भगत राज्यपालों ने शपथ दिला रहे हैं। और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। आपको ला सकते हैं। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं राजभवन से। अंदर की ये तस्वीर है जहां पर अब बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले लिया और इसके बाद 11 बजे कहा यह जा रहा है कि जो बाकी विधायक जीत कर आए हैं उनको शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर यानी बंशीधर भगत। तो जो कार्यक्रम की शुरुआत थी वो हो चुकी है। 10 बजे का वक्त रखा गया था और सीधे अंदर से तस्वीरें राजभवन से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई है। तो आज दिन भर इसी तरह की हलचल देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, क्योंकि अब से कुछ देर बाद विधायक शपथ लेने वाले हैं। फिर विधायक शपथ लेने के बाद शाम के वक्त में कहा यह जा रहा है कि विधायक मंडल दल की बैठक होगी और उसमें सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दीपांकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अब तो प्रोटेम स्पीकर ने अपनी शपथ ले ली है। 11 बजे से विधायकों की शपथ शुरू हो जाएगी। माननीय राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाती है। राष्ट्रगान। पहुंचने में 11 बजे का तय वक्त है। विधानसभा की अक्सर जो कार्रवाई शुरू होती है वो 11 बजे से ही शुरू होती है। अब राजभवन का गेट यहां पर खुल चुका है और आप देखेंगे अब यहां से किसी भी वक्त बंशीधर भगत बाहर आ सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद यहां पर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मौजूद है और किसी भी वक्त अब बंशीधर भगत बाहर आएंगे और यहां से फिर वो विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर जो बाकी 69 विधायक है उन सभी को वो शपथ दिलाएंगे विधायक की और आज शाम में फिर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो संवैधानिक प्रक्रिया, वो कार्रवाई यहां पर चल रही है इस वक्त नीलू। और राजनीतिक घटनाक्रम 2022 का अगर कहें तो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि वो मेजॉरिटी में आएगी, लेकिन 47 विधायकों के साथ मेजॉरिटी में आएगी इस बात की उम्मीद बीजेपी के कई नेताओं को नहीं थी। ऐसे में इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिलने के बाद और अब यहां पर सरकार बनाने की बात, और ये सबसे बड़ी जो अभी सवाल यही है कि एक तो नेता कौन होगा सदन, मुख्यमंत्री कौन होगा, और उस मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अगले 5 सालों में ऐसी स्थिति पैदा ना होने दे या इस तरह की स्थिति बीजेपी के सामने ना आए कि उसे मुख्यमंत्री बदलना पड़े। तो अब यहां से बाहर निकलेंगे एक एक करके नेता और उसमें कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। अब जब यहां पर पहुंचे थे तो काफी मुस्कुराते हुए पहुंचे थे, हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया। लेकिन अगले 5 साल देखिए या फिर आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही बीजेपी को दीपांकर इतनी बड़ी जीत मिली है, तो वो मुस्कुराहट तो चेहरे पर होगी ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक बड़ी जीत मिली है, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है कि ठीक है हमने सिर्फ इतना आंकड़ा पार कर लिया। 47 विधायक का आना भी बहुत बड़ी बात होती है और वो जीत के साथ आज अब जब शाम को मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम की घोषणा हो जाएगी तो चुनौती भी 5 साल को लेकर बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा मंथन होगा। मंथनों का दौर पहले भी चला है और आगे भी चलेगा, ताकि उत्तराखंड की जनता के लिए जो 5 साल डिलीवर करने हैं बीजेपी को, उन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दीपांकर, बिल्कुल नीलू, सबसे बड़ी बात यही है सब कुछ ठीक था। अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते होते तो जाहिर तौर पर जिस तरीके के फैसले मणिपुर, गोवा या उत्तर प्रदेश में उसी तरीके का फैसला हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलता। लेकिन पुष्कर धामी के चुनाव हारने से उत्तराखंड के जो सियासी समीकरण है या बीजेपी के अंदर जो कुछ अभी चल रहा है वो सब कुछ इसी वजह से है कि पुष्कर धामी चुनाव हारे हैं। अब सवाल आता है कि केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या पुष्कर सिंह धामी पर फिर से यकीन करेगा? क्या पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी एक बार फिर से यहां पर सत्ता सौंपेगी?
बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर यहां पर हार चुके मुख्यमंत्री पर भरोसा करता है तो यह बात साफ होगी कि बीजेपी ने यहां पर पुष्कर सिंह धामी को सराहा है, माना है कि जीत उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है और उनके साथ आगे बीजेपी यहां पर बढ़ेगी। अगर यहां पर कोई दूसरा फैसला आता है या कोई दूसरा चेहरा आता है तो बीजेपी उसमें भी ये कैलकुलेशन जरूर देखेगी कि जो नया मुख्यमंत्री हो जिसको हम सत्ता सौंपने जा रहे हैं वो अगले 5 साल यहां पर बीजेपी को भी आगे बढ़ाए, बीजेपी की सरकार को भी मजबूती से आगे बढ़ाए, सेंटर से उसके रिलेशन बेहतर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट उत्तराखंड से है, जो इस बार की वोटिंग में साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अभी भी बीजेपी के लिए उत्तराखंड में बहुत काम का है, तो उसको भी मजबूती से यहां पर आगे बढ़ाया जाए। जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे केदारनाथ में चल रहा हो, ऑल वेदर रोड का चल रहा हो, दूसरे और प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, उन पर काम चलता रहे। आर्थिक हालात की अगर बात करें तो सेंटर से जो ग्रांट्स मिलती हैं वो ग्रांट्स लगातार मिलती रहे। तो बीजेपी चाहे पुष्कर सिंह धामी के साथ जाएगी या फिर किसी नए चेहरे के साथ, इस पर सबकी निगाह रहेगी। आप धीरे धीरे यहां से आप देखेंगे राजभवन से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। तो नीलू, बात यही है कि बीजेपी जिस चेहरे पर फैसला आज करने जा रही है शाम 5 बजे, वो चाहे पुष्कर सिंह धामी का होगा या कोई दूसरा चेहरा होगा, इन दोनों बातों में कुछ नया जरूर होगा। अगर पुष्कर सिंह धामी को सौंपती है तो पहली बार इस तरह की स्थिति उत्तराखंड में होगी कि कोई मुख्यमंत्री हार चुका हो और उसे आप यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप रहे हो। और अगर कोई नया चेहरा आता है विधायकों के बीच से तो भी बात आएगी कि जिस चेहरे के पीछे बीजेपी जा रही है, क्या वो चेहरा बीजेपी की उम्मीदों को इससे आगे बढ़ा पाएगा? नीलू, बिल्कुल, तो और कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे भी इतिहास बना है, एक ही गवर्नमेंट दूसरी बार रिपीट हो रही है दीपांकर, तो ऐसे में जो फैसला बीजेपी का होगा, क्योंकि लगातार हम यही कहते रहे कि बीजेपी का फैसला जो होता है हमेशा चौंकाने वाला होता है। कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जिसको शायद हमने और आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर, उस पर तो मंथन हो चुका होगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा दीपांकर, उसको कैसे देखा जाएगा? क्या पहाड़, मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण, बाकी जाति, इन सबको तरजीह देते हुए किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है? अब बिल्कुल नीलू, ये पूरे समीकरण बीजेपी ध्यान में जरूर रखेगी। सबसे खास बात जो इस बार की है कि दो बड़े जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई। हरिद्वार में सिर्फ 3 विधायक जीत के आए, जिनमें सबसे बड़े नेता है मदन कौशिक, और उधम सिंह नगर में जो सब विधायक जीत के आए उनमें सबसे बड़े नेता अरविंद पांडे। पुष्कर सिंह धामी वहां पर इलेक्शन हारे, तो मैदान से इस बार जो संख्या वो काफी कम है। अब बात आती है, सब कुछ टिका है मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री गढ़वाल से होगा, कुमाऊं से होगा, पुष्कर सिंह धामी रहेंगे या कोई दूसरा रहेगा, किस जाति का होगा, किस क्षेत्र का होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके हिसाब से फिर आगे के समीकरण तय होंगे। अब अगर युवा मुख्यमंत्री की बात आती है, पुष्कर सिंह धामी अभी भी कार्यवाहक सीएम है और मात्र 46 साल उनकी उम्र है। अगर बीजेपी युवा नेतृत्व के साथ जाती है तो यह बात जरूर कुछ सीनियर नेताओं के लिए संकेत जरूर हो सकती है कि इस बार युवा नेतृत्व के साथ युवा मंत्रिमंडल हो, तो हो सकता है कुछ नए चेहरे युवा मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिले और कुछ सीनियर नेताओं को जो 70 या 70 की उम्र पार कर चुके हैं उनको यहां पर मंत्रिमंडल में जगह ना मिले। यह एक संभावना है, क्योंकि बीजेपी यह चाहेगी कि अगर हमें इतना अच्छा रिजल्ट उत्तराखंड में मिला है, 2 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद जनता ने हम पे भरोसा किया है, तमाम एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें थी उसके बावजूद अगर जनता हम पे भरोसा कर रही है तो हम कम से कम ऐसी सरकार दें जहां पर जनता का भरोसा भी बीजेपी पर बढ़े और बीजेपी भी अपने आप में एक स्टेप और आगे बढ़े। 2024 का चुनाव होगा जिसमें 5 लोकसभा सीटें होंगी, फिर 2027 का चुनाव होगा और कांग्रेस जिस तरीके से 2 बैक टू बैक इलेक्शन हारी है, एक बार 11 और फिर 19, तो बीजेपी को ये जरूर लगता है कि अगर हमने यहां पर मजबूती से सरकार चलाई तो आगे आने वाले 10 साल की का चेहरा कौन होगा, किसको चुना जाएगा, ये भी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है कि किस तरह का पूरा मंत्रिमंडल होगा। और सिर्फ ये 2022 का नहीं बल्कि 2024 को लेकर भी ये पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश होगी। लगातार इस खबर पर आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत होती रहेगी। इस खबर पर